वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों, अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और ये पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी और 10 दिसंबर 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले घोषणा की गई है मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की। तो इस बार अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उनमें पहला नाम है विक्टर एम्ब्रोस का और दूसरा नाम है गैरी रुबकुन का। अच्छा, इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है, किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसलिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। माइक्रो आरएनए के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये कैसे बनती है और कैसे काम करती है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो वह एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इसके अलावा वो एक उद्योगपति भी थे। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को और इनकी मृत्यु हुई थी इटली में। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की गई थी और ये खोज की गई थी डायनामाइट की। तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके अलावा ब्लास्टिंग कैप नाम का एक विस्फोटक उपकरण भी तैयार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल में 355 आविष्कार किए थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है ये 29 जून सन 1900 को की गई थी। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि कहाँ से आती है? तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया था उसके बाद उनके पास काफ़ी रुपया पैसा आ गया था। तो इस पैसे को उन्होंने स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया था। और दोस्तों, उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि ये जो स्वीडिश बैंक में पैसा जमा है उसका जो ब्याज आएगा उस ब्याज से मानव जाति की सेवा करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाएं। तो 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1901 में हुई थी। जब 1901 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे तो ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किए गए थे, यानी भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। फिर इसके बाद 1968 में स्वीडिश बैंक के द्वारा ये फैसला लिया गया कि अर्थशास्त्र के लिए भी पुरस्कार प्रदान किया जाए, यानी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाए। तो पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो मेडिसिन में 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा, 3 से ज़्यादा लोगों को ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। अब ये राशि समय समय पर बदलती रहती है क्योंकि उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाता है पैसे का, उसी प्रकार से ये नोबेल पुरस्कार की राशि बढ़ती जाती है। दोस्तों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, लेकिन जो अन्य 5 पुरस्कार हैं ये स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं जो कि स्वीडन की राजधानी है। दोस्तों, अब हम उन भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की बात करेंगे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है भारत की तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा मिला है सीवी रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा मिला है हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में।
चौथा है मदर टेरेसा को 1989 में शांति के क्षेत्र में। पांचवा पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1883 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। छठा है अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सातवां है BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। आठवां है वेंकटरमन रामकृष्णन को, इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से हमने उन भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को डिस्कस कर लिया है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को स्टडी करके ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, WTA चाइना ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका कोको गॉफ ने। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो WTA चाइना ओपन है ये टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अमेरिका की जो टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, तो उन्होंने चाइना ओपन 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। WTA का मतलब क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड जो टूर्नामेंट होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली संस्था होती है WTA। अगर हम चाइना ओपन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन चाइना की कैपिटल बीजिंग में किया गया था। दोस्तों, कोको गॉफ से पहले सेरेना विलियम्स ने 2004 और 2013 में चाइना ओपन का टाइटल अपने नाम किया था। देखिए, ये तो बात हुई महिला वर्ग की। अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं उन्होंने 2024 का ATP चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज ने इटली के जैनिक सिनर को हरा करके चाइना ओपन 2024 का टाइटल जीता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। मैड्रिड ओपन 2024 टेनिस महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने। और मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? एंड्री रूबलेव ने, जो कि रसिया के हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में टेनिस खिलाड़ी का देश पूछ लिया जाता है, तो इसलिए देश को यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? डेनियल कॉलिंस ने, जो कि अमेरिका के हैं। और दोस्तों, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। मैथ्यू एबडेन किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, ये इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। तो जर्मनी देश में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं? अजीत विनायक गुप्ते। अभी तक वो इजिप्ट में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। जर्मनी की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी बर्लिन है। यहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। दोस्तों, चांसलर का पद उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, ठीक है। तो वहाँ के चांसलर कौन है वर्तमान में? ओलाफ स्कोल्ज। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे कंबोडिया में V1 लालबन्ना को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा को, चिली में अभिलाषा जोशी को, क्यूबा में
टी आर्मस्ट्रॉन्ग जॉनसन को, डेनमार्क में मनीष प्रभात को, इटली में बाणी राव को, म्यांमार में अभय ठाकुर को, रूस में विनय कुमार और सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा इसका 696। तो दोस्तों, ओडिशा के वन विभाग के द्वारा अभी हाल ही में एक अनुमान जारी किया गया है और इस अनुमान के मुताबिक ओडिशा में तेंदुओं की जो संख्या है वो 696 हो गई है, यानी पिछली बार की अपेक्षा 22% की वृद्धि हुई है तेंदुआ में। तो 2022 से 2024 में ये जो संख्या है ये 568 से बढ़कर 696 हो गई है, यानी 2022 में यहाँ पर 568 तेंदुआ थे, अब कितने हो गए हैं? 696। देखिए दोस्तों, तेंदुआ की बात हुई है तो अभी हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के द्वारा तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था। तो इसके अनुसार भारत में जो तेंदुआ की संख्या है वो है 13,874 और सबसे अधिक तेंदुआ हैं मध्य प्रदेश में। और ये कितने तेंदुआ हैं मध्य प्रदेश में? 3,907 तेंदुआ। अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को लेकर भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें ये बताया गया था कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ हैं और यहाँ पर 477, उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। देखिए, अब सभी जानवरों की बात ही हो रही है तो टाइगर की भी बात कर लेते हैं। तो टाइगर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हैं 785 और फिर इसके बाद हैं कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306। आपको याद रखना है कि ये आंकड़े 2022 के। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? आंसर क्या होगा इसका? अडानी ग्रुप। तो दोस्तों, इस परियोजना के माध्यम से जो नेचुरल गैस होती है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। अब ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने से प्राकृतिक गैस के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जब भी ग्रीन हाइड्रोजन जलती है ईंधन के रूप में तो इससे पॉल्यूशन कम होता है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाया जा रहा है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने इस परियोजना को फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी के साथ मिलकर के शुरू किया है। तो इस परियोजना के माध्यम से नेचुरल गैस में 2.2 से 2.3% तक ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार से स्वच्छ ऊर्जा है, यानी कि इसके माध्यम से प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं है, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है इसको समझते हैं। तो देखिए, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, लेकिन वाटर को अगर हम तोड़ दें तो इससे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर को तोड़ करके जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। आजकल इसका यूज ईंधन के रूप में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो नेपाल देश के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? प्रकाश मान सिंह राउत। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल जी, उनके द्वारा चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। देखिए, नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और करेंसी है नेपाली रुपया। दोस्तों, एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। अच्छा, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो उसमें पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा राज्य है सिक्किम। तो ये भी फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? भारत। अशोक राज सिगडेल नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, अभी हाल ही में WHO के द्वारा नेपाल के धुलीखेल नगर को नेपाल का पहला
स्वस्थ शहर घोषित किया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई है, तो इसका गठन 2015 में हुआ था और इसका गठन किया था फ्रांस और भारत ने। इसका हेडक्वार्टर ज़रूर आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुइज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका मालदीव। तो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो जून में भी आए थे, लेकिन वो जून में आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी की शपथ में, लेकिन अब उनकी ये आधिकारिक यात्रा है। तो उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है भारत की। तो अब भारत आए हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलेंगे, इसके अलावा वो द्रौपदी मुर्मू जी से यानी राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। तो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी ये यात्रा की गई है। और देखिए, मोहम्मद मुइज़ू के बारे में आपको याद रखना है कि मालदीव देश में जब राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे तो उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था, जिस मूवमेंट को नाम दिया गया था इंडिया आउट मूवमेंट। यानी कि वहाँ पर मालदीव में जो भारतीय सैनिक थे उनको निकालने के लिए उनके द्वारा इंडिया आउट मूवमेंट चलाया गया था। तो काफ़ी आलोचना हुई थी। मालदीव की बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा देश है और भारत का पड़ोसी देश ही माना जाता है। देखिए, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका और यहाँ पर स्थित है मालदीव। मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में स्थित है। कैपिटल इसकी माले है और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। और करेंसी क्या है? यहाँ की रुपया। और यह एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एक्यूबेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों, मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया था और 1965 में ये आज़ाद हुआ था। मालदीव जो है वो सार्क का संस्थापक सदस्य है। अब आपको कमेंट बॉक्स में सार्क का फुल फॉर्म और उसके मेंबर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए लोगों का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए एक नए लोगों का अनावरण किया गया है। और 2025 में आप सभी को पता है कि प्रयागराज में ये महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो नया लोगो बनाया गया है इसमें एक अमृत कलश दर्शाया गया है और अक्षय वाट वृक्ष भी है, एक मंदिर भी है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं इस नए लोगों में और ये सनातन सभ्यता को प्रदर्शित करता है। देखिए, महाकुंभ के बारे में आपको एक जानकारी याद रखनी होगी कि 2017 में यूनेस्को के द्वारा कुंभ के मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों, 2024 में ये जो मालाबार अभ्यास है ये 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें कितने देश शामिल होंगे? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी कि जो क्वाड के मेंबर हैं वो इस अभ्यास में भाग लेंगे। देखिए, 1992 में इस अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, लेकिन 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को आपको याद होगा सेना दिवस मनाया जाता है भारत में, और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना का संस्थापक किसे कहा जाता है? सुब्रतो मुखर्जी को। देखिए, वायुसेना दिवस पर एक वायुसेना दिवस परेड आयोजित की जाती है हर साल। तो 2024 में इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैष्णवी पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप है 2024 की, ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ताइवान देश में आयोजित की गई है। तो ताइवान देश की जो ताइपे सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निजुत मोइना योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो असम राज्य में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है।
तो इस योजना के माध्यम से लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कोई उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? मुंबई ने। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाशिम, महाराष्ट्र में। $700 मिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? इंडिया। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? मॉरिशस। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है? 7 वर्ष के लिए। भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। पश्मीना ऊन किस केंद्रशासित प्रदेश से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर। आरबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर कौन बने हैं? अविरल जैन। पहला आदि गौरव सम्मान समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान में। विश्व शिक्षक दिवस 2024 का मनाया गया है 5 अक्टूबर को। किस मंदिर के लड्डुओं में एनिमल फैट के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लिए। देखिए, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। मानस असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल ओडिशा में। डिब्रू सैखोवा असम में। देहांग दिबांग असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? क्लब थ्रो में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में। भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? सिंगापुर में। हाल ही में चर्चा में रहे NLFT और ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में सक्रिय थे? त्रिपुरा। हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? 82। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि हैमिस त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है या फिर कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। तो सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ऐप पर क्या क्या मिलेगा? पेड कोर्स मिल जाएगा, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास। तो टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, टेस्ट की वैलिडिटी कितनी होगी? 1 वर्ष की। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।